अस्सलाम वालेकुम तमाम लोगों को। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? प्लीज़ बता दें जल्दी से। चलिए, अस्सलाम वालेकुम तमाम लोगों को। क्लास हम लोग अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली हम आज देखेंगे डॉम को। डॉम जो है बेसिकली आपके पास क्या कहते हैं, एक वेब एपीआई होती है जो कि ब्राउज़र की तरफ से आपको मिलती है और उसके ऊपर आप जावास्क्रिप्ट पे को यूज़ करते हो। मतलब बेसिकली जो आपका जो भी क्या कहते हैं, जो एक्चुअल एचटीएमएल होती है उसके साथ इंटरैक्ट करने के लिए जो आपका व्यू होता है उसको आप जावास्क्रिप्ट के साथ चेंज कर सकते हो। अच्छा, अब डॉम जो है वो बेसिकली आपके पास ये जो डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, यहाँ पे आप कंसोल पे या जावास्क्रिप्ट के अंदर आपके पास डॉक्यूमेंट का एक ऑब्जेक्ट अवेलेबल होता है, ठीक है। इसके अंदर तमाम प्रॉपर्टीज़ होती हैं। डॉम बेसिकली क्या होता है, DOM जो हम लिखते हैं वो बेसिकली इसकी फुल फॉर्म जो है वो है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अच्छा, अब ये जो डॉम हमारे पास है, इस डॉम के ऑब्जेक्ट के अंदर आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे अगर आप इसको एक्सपेंड करो तो आपको पूरी की पूरी HTML लिखी हुई नज़र आएगी, ठीक है। अच्छा, अब डॉम के अंदर होता क्या है, बेसिकली आपका जो एक्चुअल ब्राउज़र है ना वो HTML नहीं समझता, ठीक है। जो आपका जो ब्राउज़र है यानी ब्राउज़र के अंदर जो इंजन होता है वो समझता है सिर्फ़ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट को। तो आपकी पूरी की पूरी जो HTML होती है वो कन्वर्ट हो जाती है एक ऑब्जेक्ट के अंदर पूरे, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर रहते हुए ही आप क्या कहते हैं HTML जो आपके एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हो, उनको चेंज कर सकते हो, उनको अपडेट कर सकते हो, ठीक है। ये जो काम हम कर रहे होते हैं यानी जो भी हम डॉम के अंदर जो चेंजेस कर रहे होते हैं इसको हम कहते हैं डॉम मैनिपुलेशन। अच्छा, अब इसके अंदर आपको दिखेगा पूरे के पूरी हमारी जो HTML है वो यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आप
डॉट लगा के, जैसे हमने लास्ट क्लास में ऑब्जेक्ट्स पढ़े थे, तो डॉट लगा के आप इसमें मल्टीपल चीज़ों को एक्सेस कर सकती हो, जैसे कि लोकेशन, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको बॉडी देखनी है तो आपको डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, इसके अंदर आपका HTML का बॉडी एलिमेंट आपको नज़र आ रहा है, ये पूरी बॉडी HTML की इसके अंदर आपको मिल जाती है, ठीक है। और इसके अंदर आप फिर इसमें मैनिपुलेशन कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप इसमें स्टाइल जो है वो सेट कर सकते हो, ठीक है। स्टाइल जो है वो बेसिकली आप किसी भी HTML एलिमेंट के ऊपर कोई प्रोग्रामेटिकली अगर CSS अप्लाई करना चाह रहे हो तो उसके लिए होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अभी हम देखते हैं। तो डॉम बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्या कहते हैं, आपकी ब्राउज़र वाली जो साइड होती है जावास्क्रिप्ट उसका, ठीक है। हर तरह की जावास्क्रिप्ट के ऊपर नहीं, जैसे कि हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट होती है वो मल्टीपल इन्वायरमेंट्स के ऊपर चल रही होती है, ठीक है। एक इन्वायरमेंट उसका जो कि सर्वर इन्वायरमेंट, या समझ लो कि क्या कहते हैं, जो ब्राउज़र लेस इन्वायरमेंट होता है वो होता है नोड, ठीक है। नोड के ऊपर भी आपके पास जावास्क्रिप्ट चल रही होती है, लेकिन वो एक ब्राउज़र लेस इन्वायरमेंट के ऊपर चल रही होती है। जब आप ब्राउज़र के ऊपर जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करते हैं तो वहाँ पे आपको डॉम मिल जाता है, सही है। अब ये जो डॉम है, ये जो हम अभी देखेंगे इसको, ये आपको सिर्फ उस वक्त मिलेगा जब आपकी जो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है वो ब्राउज़र के ऊपर चल रही होगी। अगर आप इसको कहीं किसी और इन्वायरमेंट पे चलाते हैं तो ये आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि डॉम जो है ये स्पेशली जो है ये आपको ब्राउज़र ही प्रोवाइड कर रहा होता है, कोई भी ब्राउज़र जिस पे भी आप काम कर रहे हो, ठीक है। अब इसमें क्या हो सकता है, क्या क्या काम हम कर सकते हैं वो ज़रा देखते हैं। सबसे पहले तो हमने एक चीज़ हमने देख ली थी, जैसे हमारे पास जो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमारे पास इवेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इवेंट, जैसे हमने एक इवेंट बनाया था, इवेंट क्या होते हैं, इवेंट वो होते हैं जिसमें यूज़र जो है वो किसी पर्टिकुलर एक्शन को परफॉर्म करे और उसके एक्शन परफॉर्म करने के ऊपर आपको पता चल जाए और आप अपनी कोई स्पेसिफिक जावास्क्रिप्ट उसके ऊपर एग्जीक्यूट करवा दो, कोई फंक्शन रन करवा दो उस चीज़ के ऊपर। जैसे कि हमने एक क्लिक के ऊपर एक फंक्शन चला लिया था अपने जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे क्या थे, ये सब हमारे इवेंट्स हैं। सिर्फ इसमें क्लिक नहीं होता, इसमें बहुत सारे होते हैं, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस क्या कहते हैं, लीव, ये सारे इवेंट्स आपको मिल जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला इवेंट है वो हमारे पास क्या कहते हैं, वो ऑन क्लिक होता है। अच्छा, अब हम वापस आ रहे हैं डॉम के ऊपर। डॉम के अंदर बेसिकली हम, जैसे हमारे पास मेरे पास यहाँ पे एक कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, मैं क्या कह सकता हूँ इसको, P, ठीक है। इस P एलिमेंट को हम अपने ब्राउज़र के अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर हम मल्टीपल तरीक़ों से गेट कर सकते हैं और इसके अंदर काम अपने परफॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला तरीका कि आप इसमें कोई आइडेंटिफायर ऐड कर दो, ठीक है। जैसे आपके पास ये जो P का एलिमेंट है ये मल्टीपल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप इसमें कोई आइडेंटिफायर ऐड कर दो और उस आइडेंटिफायर के ज़रिए आपको जावास्क्रिप्ट जो है, यानी जो आपका ब्राउज़र है वो डॉम के ज़रिए इस एलिमेंट को ला के आपको दे देगा और आप फिर इसमें काम परफॉर्म करवाओगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस P के ऊपर मैं एक ID लगा सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर मैंने एक ID लगा दी माय डैश पैरा के नाम से, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं यूज़र से कुछ पूछूँ और यूज़र जो भी टाइप करे मैं उसको इस पैराग्राफ के अंदर उसको लिखवा दूँ, ठीक है। तो ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं वापस अपने डॉम का इस्तेमाल करूँगा। डॉम का मतलब यानी उसी डॉक्यूमेंट के ऑब्जेक्ट के ऊपर जाऊँगा और इसके अंदर मेरे पास मल्टीपल मेथड्स होते हैं, जिसमें से एक होता है मेरे पास गेट एलिमेंट बाय ID, यानी एलिमेंट को लेकर आ जाओ ID के ज़रिए, ठीक है। और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा वो ID जो कि मैंने माय पैरा के अंदर रखी थी। अगर हम चाहें तो यहाँ पे देख भी सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे क्या है। अच्छा, ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा मुझे उस एलिमेंट को। तो जाहिर सी बात है जो भी चीज़ वो रिटर्न कर रहा है मुझे उसको किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर कराना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट मैं बना लेता हूँ माय पैरा इक्वल्स टू, ठीक है। अब इस माय पैरा के अंदर वो एलिमेंट मेरे पास आ जाएगा और मैं कंसोल करवा सकता हूँ और चेक कर सकता हूँ कि उसमें मेरे पास क्या आ रहा है। अगर मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे तो मेरे पास आया नल। अच्छा, नल क्यों आया, नल मेरे पास इसलिए आया कि यहाँ पे देखो मेरे पास ये जो स्क्रिप्ट है ये एग्जीक्यूट कहाँ पे हो रही है, ये हो रही है हेड में, ठीक है। डॉम के ऊपर काम करते वक्त ये चीज़ लाजमी मैटर करती है
कि आपकी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कब हो रही है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से लाइन बाय लाइन इसको रीड करना शुरू करो तो पहले आपकी स्क्रिप्ट है, तो इसका मतलब ये है कि स्क्रिप्ट आपकी ये वाली पहले चल गई, ठीक है। और जब उस वक्त तक क्योंकि स्क्रिप्ट के बाद हमने पैराग्राफ का एलिमेंट हमारा है, तो इस वजह से हमारे पास वो चीज़ हमें पैराग्राफ हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर मैं स्क्रिप्ट को उठा के यहाँ रख दूँ पैराग्राफ के नीचे और दोबारा से इसको यहाँ पे अब रन करूँ तो अब मुझे वो एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसका एक और तरीका है, ज़्यादातर स्क्रिप्ट को रिकमेंड किया जाता है कि स्क्रिप्ट आपकी हेड के अंदर ही होनी चाहिए, आप इसको बॉडी में ना रखें तो बेहतर है। और इसको हम इसका वर्क अराउंड क्या निकालेंगे, इसका वर्क अराउंड हम ये होता है कि हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है HTML के अंदर डेफर का, ठीक है। डेफर क्या करता है, ये बेसिकली स्क्रिप्ट को उस वक्त तक के लिए मतलब क्या कहते हैं रोक देता है जब तक कि आपकी HTML एलिमेंट जो है वो चल ना जाए, ठीक है। ये वेट करता है आपके HTML के लोड होने का और उसके बाद चलाता है। अगर हम यहाँ पे डेफर का एट्रीब्यूट ऐड करते हैं और दोबारा से रीलोड करते हैं तो अब देखो मुझे यहाँ पे वो पैराग्राफ एलिमेंट मिल रहा है, ठीक है। अब इस पैराग्राफ ये जो आपको यहाँ पे मिलेगा document.getElementById के ज़रिए, इसको जो है वो हम क्या कहते हैं, इसमें मल्टीपल हमारे पास काम होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके अंदर कोई नया टेक्स्ट जो है वो ऐड करवाना चाह रहा हूँ तो मैं क्या कहूँगा, .inner HTML या inner टेक्स्ट। अगर मैं इसके अंदर पूरी HTML रखवाना चाह रहा हूँ तो inner HTML रखूँगा, लेकिन अगर सिर्फ टेक्स्ट है मेरे पास तो मैं inner टेक्स्ट भी रख सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इसको कह दिया हेलो, ठीक है। तो अब जैसे ही मेरी वो लोड होगी तो ये यहाँ पे इसने मुझे, ठीक है भाई, इसने मेरे पैराग्राफ के अंदर मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे और सिलेक्ट करके ये देखो हमारे पैराग्राफ के अंदर एक्चुअल एलिमेंट के अंदर उसने क्या रख दिया, वो हेलो टेक्स्ट हमारे पास रख दिया, ठीक है, document.getElementById। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, आप किसी भी एलिमेंट को गेट करके और उसके अंदर फिर अपडेटेशन करवा सकते हो। ये जो अपडेटेशन हमने करवाई है इसको हम कहते हैं DOM मैनिपुलेशंस, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल जैसे हमने आईडी यूज़ की है उसी तरीके से हम क्लास भी यूज़ कर सकते हैं, उसी तरीके से हम टैग नेम भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपको DOM के बारे में जो भी एलिमेंट्स आपको यूज़ करने हैं, अगर आपको इसके बारे में मज़ीद पढ़ना है इसको, तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप क्या कहते हैं, आप यहाँ पे लिखो DOM। और मैं रिकमेंड करता हूँ जो जावास्क्रिप्ट की सबसे बेहतरीन डॉक्यूमेंटेशन है वो मोज़िला के ऊपर मिलेगी आपको, developers.mozilla.org। जब आप इस पे जाओगे तो ये आपको DOM की पूरी डॉक्यूमेंटेशन आपको दे देगा, ठीक है, कि DOM में आप क्या क्या काम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं, ये आ गया, ठीक है। तो अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे पैराग्राफ्स के अंदर यानी कोई भी आप एलिमेंट जिस पे भी काम करना चाहो, आपके पास क्यूरी सिलेक्टर्स होते हैं। क्यूरी सिलेक्टर क्या करता है, अगर आपके पास मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, या मतलब क्यूरी सिलेक्टर का मतलब है कि ढूंढ के लेकर आ जाओ उस एलिमेंट को, ठीक है। तो हम वही काम हम क्यूरी सिलेक्टर के ज़रिए भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें आईडी बताने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको बताएंगे हम कौन सी चीज़ ढूंढ रहे हैं, ठीक है। वो हर चीज़ के ऊपर काम कर लेता है। फॉर एग्जांपल document.querySelector मैंने उसको बताया, ठीक है, और मैं इसको डायरेक्टली पी भी बता सकता हूँ, ठीक है। और अगर मैं आईडी बताना चाह रहा हूँ इसको तो मैं फिर यहाँ पे हैश करके उसको दूंगा, हैश my डैश पैरा, ठीक है। इस तरीके से वो एलिमेंट मुझे ला के दे देगा, ठीक है। और मैं अभी फ़िलहाल पी के ज़रिए देख रहा हूँ कि ये मुझे क्या ला के देता है, ठीक है। तो ये इसको जो भी पहला पी एलिमेंट मिलेगा, क्योंकि अगर हमारे पास मल्टीपल पी एलिमेंट्स हैं तो ये सिर्फ पहला लेकर आएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं ये यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है। मैं console.log करवा लेता हूँ पी को, ठीक है। यहाँ पे अगर हम कंसोल पे चेक करें तो मुझे वो कह रहा है, सॉरी पी नहीं है हमारे पास, माई पैरा है। अच्छा, अब ये देखो मुझे वो एलिमेंट वाला जो मेरा था वो मुझे यहाँ पे मिल गया, ठीक है। इसके अंदर भी मैं वही वाले काम करवा सकता हूँ, लाइक इनर HTML वाला .inner HTML या इनर टेक्स्ट, अगर मैं जो भी रखना है। अच्छा, अगर मैं HTML रखना चाह रहा हूँ तो मैं इसको स्ट्रिंग के अंदर HTML भी डिफ़ाइन कर सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ मेरे पास B का टैग हो, ठीक है। B का टैग आपको पता होगा बोल्ड कर देता है किसी भी एलिमेंट को, और यहाँ पे मैंने B के टैग के अंदर बताया, ठीक है भाई। और इसको अब हम चलाते हैं तो उसने
देखो अब क्या किया होगा उसने, पैराग्राफ के अंदर पहले बी का टैग रखा है और फिर बी का टैग रखने के बाद उसने वो हमारा जो डेटा था उसको ऐड किया। ठीक है, ये हमारे पास ये क्या चीज़ें, ये सारी की सारी हमारे डॉम के अंदर चीज़ों को चेंज करने के लिए। ठीक है, तो ये वाले काम आप सारे के सारे डॉम के ज़रिए कर सकते हो, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, ये हमारे पास एक वेब एपीआई होती है और इस वेब एपीआई के ज़रिए आप क्या कहते हैं जो डॉम मैनिपुलेशंस होती हैं या आपकी HTML होता है एलिमेंट, उसके अंदर कोई भी काम आप करवा सकते हो। ठीक है, अब मैंने इसी से रिलेटेड आपको कुछ असाइनमेंट्स भी दिए हैं जिसमें आप जिसके बारे में मैं कुछ चीज़ें आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे होंगी। ठीक है, तो असाइनमेंट के अंदर मैं एक्चुअल वो तो नहीं बताऊँगा कि क्या हो रहा है, मैं आपको फॉर एग्जांपल ये जो मेरे पास P का एलिमेंट है, इसमें हम ये जो इनर HTML करवा रहे थे, मैं चाह रहा हूँ कि इस इनर HTML के करने के बाद मैं इसकी स्टाइल्स भी चेंज कर दूँ। ठीक है, तो स्टाइल हम कैसे चेंज करेंगे, जो भी हमें एलिमेंट मिलता है उस एलिमेंट के ऊपर हम कोई भी काम करवा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कह रहा हूँ माई पैरा डॉट स्टाइल। ठीक है, और मैं क्या कह सकता हूँ इसमें, अच्छा अब यहाँ पे जितने भी आप CSS की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आप डिफ़ाइन कर सकते हो, लेकिन वो आप जो CSS के अंदर जो प्रॉपर्टी आपके पास डैश केस के अंदर होती है वो कैमिल केस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो जो बैकग्राउंड डैश कलर होता है वो अब बैकग्राउंड कलर इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से आप इसमें इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको कहूँगा #000। ठीक है, और इसी तरीके से इसका जो टेक्स्ट कलर है अगर वो मैं चेंज करना चाह रहा हूँ और उसको वाइट रखना चाह रहा हूँ तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, बैकग्राउंड कलर की जगह कलर की प्रॉपर्टी होती है तो कलर हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा #FFF। ठीक है, और यहाँ पे हो गया भाई। डिफरेंस बिटवीन इनर HTML एंड इनर टेक्स्ट। इनर HTML जो होता है आपके पास उसमें आप HTML दे सकते हो। ठीक है, अगर आप टेक्स्ट दो तब भी चल जाएगा, इनर HTML दो तब भी चलेगा। टेक्स्ट जो है वो सिर्फ टेक्स्ट को ही आपके पास ले रहा होता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास ये हमने काम कर लिया, हमने किसी भी एलिमेंट को। अच्छा अब मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास कुछ ब्राउज़र इवेंट्स वगैरह होते हैं इस तरह के। ठीक है, हमारे पास इसी तरीके से हमारे पास कुछ होती है, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे होता है सेट इंटरवल। ठीक है, सेट इंटरवल क्या करता है, सेट इंटरवल आपको कोई भी कोड अगर बारी बारी करवाना है यानी बार बार परफॉर्म करवाना है, लेकिन अब आप जो है क्या कहते हैं फॉर लूप के अंदर रख सकते हो बार बार किसी भी काम को करवाने के लिए, लेकिन रिकर्जन में कर सकते हो। लेकिन फॉर लूप और रिकर्जन के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है कि वो फ़ौरन से चल जाते हैं। ठीक है, अब आपको फॉर एग्जांपल कोई भी काम ऐसा करवाना है जो हर 1 सेकंड के बाद चले। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई डिजिटल क्लॉक बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, और आप चाह रहे हो कि जो सेकंड है आपका वो अपडेट करने के लिए जो भी आपने कोड लिखा है डॉम के अंदर वो हर 1 मिनट के 1 सेकंड के बाद चले। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इसको देंगे फंक्शन। ठीक है, और दूसरे पैरामीटर जो होता है इसका, पहले पैरामीटर में जाएगा फंक्शन, दूसरे पैरामीटर में हम इसको बताते हैं मिली सेकेंड्स कि ये फंक्शन कितने कितने मिली सेकेंड्स के बाद इसको चलाना है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये हर 1 मिली सेकेंड के बाद console.log अगर मैं जो भी इसको काम बताता हूँ ये वो करता रहेगा। ठीक है, console.log मैंने इसको बताया हेलो। ठीक है, अब इसको चला के देख लेते हैं ये क्या कर रहा है। मैं कंसोल में आ रहा हूँ, हेलो चला, 2 3 4, देख रहे हो हर 1 सेकंड के बाद आपका वो कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। आप यहाँ पे जो भी टाइमिंग बताओगे उसको उस टाइम के हिसाब से चलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको क्या कहते हैं आधा सेकंड बता रहे हो तो आप इसको 500 मिली सेकेंड्स बता दो। ठीक है, 1000 मिली सेकेंड्स का मतलब होता है 1 सेकंड। अब आपको बता दिया, अब देखो ये जल्दी जल्दी चलेगा। ठीक है, अब ये आधे सेकंड के अंदर ये काम कर रहा है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मुझे इसी तरह से कोई एक एनिमेशन बनानी है अपने पास। ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा पैराग्राफ एलिमेंट है, ठीक है, ये क्या हो, ये शो हाइड होता रहे। ठीक है, यानी मुझे कभी नज़र आए और कभी गायब हो जाए हर 1 सेकंड में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, माई पैरा डॉट स्टाइल। अब आप लोगों ने CSS के अंदर एक चीज़ पढ़ी होगी, अगर आप किसी भी एलिमेंट को डिस्प्ले नन कर दो तो वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, और डिस्प्ले ब्लॉक कर दो तो क्या हो जाता है, वो वापस आ जाता है। तो मैं यहाँ पे उसको कर देता हूँ स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल्स टू, यहाँ पे फॉर एग्जांपल अभी इसको कर देते हैं नन। ठीक है, अभी ये क्या होगा, अभी सिर्फ 1 सेकंड के बाद ये क्या करेगा, जैसे ही चलाएंगे 1 सेकंड के बाद गायब हो जाएगा। ठीक है,
फिर आप पेज रीलोड करोगे, फिर 1 सेकंड के बाद गायब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने डिस्टाइल डॉट डिस्प्ले क्या कर दिया इसको, नन। अच्छा, अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर डिस्प्ले क्या कहते हैं अभी करंटली, क्योंकि मैंने टॉगल करना है, पहले शो करना है, फिर हाइड करना है, फिर शो करना है, फिर हाइड करना है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे इसको बताऊँगा कि क्या कहते हैं कि जो मेरा पैराग्राफ का एलिमेंट है, अगर उसके अंदर करंट जो है वो क्या कहते हैं नन रखा हुआ है, तो फिर क्या कर दो, उसको ब्लॉक कर दो, और अगर ब्लॉक है तो फिर नन कर दो। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं इसका जो डिस्प्ले है उसको इफ़ के अंदर चेक करा लूँगा, ठीक है। क्या करवाऊँगा, अगर इफ़ यहाँ पे ट्रिपल इक्वल्स टू यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसको बताऊँगा नन, अगर ये नन है तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे ये हो जाएगा ब्लॉक, और अगर यहाँ पे नन नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, नन, ठीक है। इससे क्या होगा, मेरे पास वो जो एलिमेंट मेरा है वो हर सेकंड में कभी शो होगा, फिर 1 सेकंड के बाद मुझे नज़र आने लग जाएगा। देख लेते हैं, सही है भाई। ये हमारी एक छोटी सी एनिमेशन बन गई जावास्क्रिप्ट के थ्रू। अब इसी तरीके से अगर मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी चल रहा है, तेज़ चल रहा है, सॉरी स्लो चल रहा है, मुझे जल्दी चलाना है इसको, तो मैं इसको 500 भी रख सकता हूँ। सही है भाई, ये हमारी एक डॉक्यूमेंट, एक छोटा सा हमारे पास क्या कहते हैं वो बन गई। अच्छा, इसके साथ साथ मैं इसमें और भी चेंजेस करवा सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे अगर मैं क्या कहते हैं ये वाला जो काम है, अगर मैंने शो हाइड अभी नहीं करवाना, या मैं एक काम करता हूँ, मैं एक और एलिमेंट बना लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने ये वाला जो काम है ना, ये मैं पी के ऊपर कर रहा हूँ, मैं इसको हैश पे करवा लेता हूँ, ठीक है, ताकि सिर्फ इस एलिमेंट के ऊपर हो, ठीक है। और हैश में इसको क्या कह दूँगा, माय पैरा, ठीक है। अगर मेरे पास एक और पैराग्राफ है, ठीक है, और उस पैराग्राफ के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा, उसको जो आईडी दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ योर पैरा, ठीक है, और इस पैराग्राफ को भी मैं यहाँ पे गेट करवा लेता हूँ, ठीक है, यहीं पे इसको नीचे गेट करवा लेते हैं, और इसको मैं नाम दे दूँगा योर पैरा, ठीक है, और आईडी भी इसको क्या दूंगा, वही जो मैंने रखी थी उस एलिमेंट की, योर पैरा के नाम से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इसके अंदर भी मैं कुछ इसी तरह का काम करवाना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल इसमें मैंने क्या किया है, ये वाला तमाम काम मैं चाह रहा हूँ, चलो ठीक है, इसमें भी रिपीट करा देते हैं, ठीक है। ये हमने इसमें भी रिपीट कराना है, तो इसकी भी इनर HTML चेंज हो जाएगी, इसका भी बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाएगा, और स्टाइल इसका हो जाएगा, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल ये आ गई मेरे पास वैल्यू, ठीक है, जो भी वैल्यू आ रही है, और सेट इंटरवल में मेरे पास होगा क्या कहते हैं इसका हम क्या करें, इसकी हम विड्थ कम करवा दें, ठीक है। तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी विड्थ कैसे कम करवा सकते हैं, अभी अगर इसको चलाते हैं तो ये इसको करेंगे हम योर पैरा, ठीक है, और योर पैरा डॉट स्टाइल डॉट, अब हम काम करेंगे इसकी विड्थ के ऊपर, ठीक है। तो पहले नॉर्मल से एक वो बना के देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे योर पैरा डॉट स्टाइल डॉट, ठीक है, हम इसको बताएंगे विड्थ, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको, ठीक है, कोई भी क्या कहते हैं वैल्यू दे देते हैं, और इसमें जो वैल्यू जाएगी वो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। विड्थ जो भी करंट विड्थ है उसकी उसको निकालो, और अच्छा, अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसके अंदर जो विड्थ मिलेगी, अच्छा मैं एक काम ये करता हूँ, पहले मैं विड्थ को सिर्फ ऐसी एक्सेस करके देखता हूँ कि विड्थ के अंदर मुझे मिल क्या रहा है, ठीक है। ये मैं हटा रहा हूँ सब कुछ ना, और हम ये करते हैं कि मैं इसमें विड्थ को मैं चेक करूँ कि विड्थ के अंदर मुझे इसकी क्या मिल रहा है अभी। तो विड्थ के अंदर मैं अगर इसको चलाता हूँ तो पाकिस्तान जिंदाबाद आ गया मेरे पास, और विड्थ के अंदर मुझे अभी कुछ भी नहीं मिल रहा, ठीक है। अगर मैं विड्थ के अंदर कोई विड्थ इसकी सेट करता हूँ, और इसकी विड्थ जो है वो यहाँ पे कर देता हूँ, विड्थ इक्वल्स टू 50%, सही है भाई। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, एक काम करते हैं, जो ऊपर वाला हमारा एलिमेंट है ना उसको हाइड कर देते हैं अभी, ठीक है। अभी हम सिर्फ इसको रखते हैं, ठीक है।
अब ये देखो, ये फर्स्ट टाइम जब चलता है तो उसकी वेट 100% होती है और बाद में 50% हो जाती है, ठीक है। तो हमें 50% मिलने लगेगी यहाँ पे वेट। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि पहले तो हम बनाएंगे एक कंडीशन, ठीक है। अब मैं जल्दी से आपको बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगी कि अगर हमारे पास अभी जो करंट विड्थ है, इफ़ विड्थ, ठीक है, अगर है हो गई है हमारी, कितनी हो गई है 100%, ठीक है। तो हमारी जो विड्थ होगी वो क्या हो जाएगी, करंट विड्थ जो है वो हो जाएगी हमारी, उसको कर देते हैं अभी फ़िलहाल 10%, ठीक है, ताकि वापस उसको इनिशियलाइज़ करवा लें। अच्छा चलो अब ठीक है, ये तो हो गई। लेकिन अगर वो 100% के ऊपर अभी नहीं है, ठीक है, अगर तो फिर क्या होगा, यहाँ पे एल्स की एक कंडीशन बनाते हैं। फिर हम क्या करेंगे, योर स्टाइल डॉट विड्थ, अभी जो करंट विड्थ है उसको हम गेट कर लेते हैं कि उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, ठीक है। और यहाँ पे हम रख लेते हैं यहाँ पे हम रख लेते हैं एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट विड्थ इक्वल्स टू, ठीक है, करंट विड्थ, ठीक है। एक वेरिएबल बना देता कि बार बार हमें पूरा ना लिखना पड़े। अच्छा, या बल्कि ये जो लेट विड्थ हमने बनाया ना, ये हम ऊपर बना लेते हैं ताकि हर जगह पे इसको यूज़ कर दें। अब यहाँ पे ये जो विड्थ आ रही है, अब मैं इसको डायरेक्टली ऐसे ही इसको यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे भी, और क्या कहते हैं, यहाँ पे तो खैर क्योंकि असाइनमेंट हो रही है तो वहीं पे ही होगा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे मुझे विड्थ जो है वो मिलेगी, वो लेकिन परसेंटेज के मिलेगी, लेकिन परसेंटेज मुझे उस स्ट्रिंग के अंदर से हटा देना है, ठीक है। मुझे सिर्फ उसकी एक्चुअल वैल्यू चाहिए जो भी लास्ट वैल्यू है, ठीक है, यानी लास्ट एलिमेंट को मैंने हटाना है। अब यहाँ पे उस लास्ट एलिमेंट को मैं कैसे हटा सकता हूँ, मैं अपनी जो स्ट्रिंग वाली जो इंटरपोलेशन होती है ना, उसको यूज़ करूँगा, ठीक है। यानी मैं यहाँ पे कहूँगा विड्थ डॉट रिप्लेस, ठीक है, और रिप्लेस में मैं क्या कह दूँगा, ये जो मेरा परसेंट है, ठीक है, इसको रिप्लेस कर दो एम्प्टी स्ट्रिंग से, यानी परसेंटेज जो है वो मेरी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं कह देता हूँ विड्थ इक्वल्स टू विड्थ डॉट रिप्लेस, ठीक है। और यहाँ पे प्लस भी लगा देते हैं ताकि वो जो स्ट्रिंग में वैल्यू मिलेगी हमें वो नंबर के अंदर कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे चेक करें तो हमें console डॉट लॉग के अंदर विड्थ जो है वो मिलनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये जो योर पैरा डॉट विड्थ जो है ना, ये हम बाय डिफ़ॉल्ट जब हमारे पास ये चलेगा तो इसकी विड्थ हम रखेंगे 100%, ठीक है। और ये सारा हम कर रहे हैं रिमूव। मैं भी समझा देता हूँ, अगर आपके लिए थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो मैं समझा देता हूँ अभी कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो ठीक है, उसने वापस उसको क्या कर दिया, उसको 100% उसको मिली, उसने उसको 10% कर दिया, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगली बार अगर वो वैल्यू 100% उसकी नहीं है तो अगली बार उसको यहाँ पे ये देखो विड्थ मिल रही है, तो विड्थ हमें मिल रही है 10। अब हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे करूँगा विड्थ इक्वल्स टू जो भी हमारे उसकी विड्थ है उसमें विड्थ प्लस 10 प्लस, और फिर आगे हम यहाँ पे स्ट्रिंग में कॉन्केटिनेट करवा देंगे परसेंटेज को। अब पता है क्या होगा, सही है। अब ये जैसी 100% पे जाएगी ये वापस छोटी हो जाएगी और हर बार 10 करके उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ती रहेगी। अब ये अच्छा, ये बताओ, ये जो अभी हमने ये वाला काम किया है, जो एक एक करके जो थोड़ी थोड़ी उसका वो बढ़ रही है, ये कितने लोगों को समझ में आया यहाँ पे मैंने जो काम किया है इस सेट इंटरवल के अंदर, जल्दी से बताएं। समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया, जल्दी से बता दें। अच्छा, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ। देखो, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा कि हमने क्या किया, हमने डॉम के अंदर से उस पैराग्राफ को गेट किया, ठीक है। उसके अंदर हमने कोई भी जो भी काम करवाने थे वो करवा लिया, यानी मैं चाह रहा हूँ फर्स्ट टाइम जो उसकी विड्थ रहेगी वो क्या हो जाए, 100% हो जाए, ठीक है। और उसके बाद हमने हर एक सेकंड के ऊपर सेट इंटरवल के ज़रिए हमने क्या किया, एक फंक्शन एग्जीक्यूट करवा लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे सबसे तो पहले तो एक वेरिएबल बनाया उसकी करंट विड्थ जो है ना उसको गेट करने के लिए। अब मैंने उसको क्या, मैंने कहा अगर करंट विड्थ 100% है तो उसको क्या कर दो, 10%, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो, ये जैसी जैसी फुल होगा ना, फुल होने के बाद ये देखो, ये जो छोटा हो गया ना वापस फुल होने के बाद,
ये किसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से, ठीक है। यानी जैसे ही वो 100% पे जाता है वो वापस उसको 10% पे ले आता है, ठीक है। और अगर 100% पे अभी वेट नहीं पहुंची है तो मैं क्या चाह रहा हूँ, हर बार उसमें 10% इंक्रीज़ करता रहूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कहा विथ डॉट रिप्लेस, ठीक है। यानी मेरे पास जो भी करंट वैल्यू आ रही है उसके अंदर परसेंटेज भी है ना, लेकिन मुझे परसेंटेज तो नहीं चाहिए, मुझे एक्चुअल नंबर चाहिए ताकि मैं उसमें एडिशन करवा सकूँ 10 उसमें जो भी नंबर आ रहा है, फॉर एग्जांपल 20 आ रहा है, क्योंकि यहाँ जो एक्चुअल वैल्यू आएगी, यहाँ पे हमारे पास विड्थ के अंदर जो वैल्यू आएगी वो किस तरह से आएगी, वो कुछ आएगी इस तरह। फॉर एग्जांपल अगर वो 30 पे है तो यहाँ पे लिखा होगा 30%, ठीक है, इस तरह से स्ट्रिंग में। अब अगर मैं यहाँ पे 30% के अंदर आगे प्लस करवा दूँ 10, ठीक है, तो पता है क्या होगा, उसका जो फाइनल आउटपुट बनेगा वो बन जाएगी कॉन्केटिनेशन उसके अंदर, ठीक है। यानी वो क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा 30% 10। लेकिन मैं तो इस तरह से नहीं चाह रहा, मैं तो चाह रहा हूँ कि वो जो 30% है वो क्या बन जाए, वो बन जाए 40%, ठीक है। इस वजह से फिर मैं यहाँ पे इस क्या करवा रहा हूँ, पहले मैं कह रहा हूँ कि भाई एक तो काम ये करो कि परसेंटेज को अलग कर दो, ठीक है। जब आप रिप्लेस करा दोगे ना तो रिप्लेस से क्या होगा, वो स्ट्रिंग के अंदर उस चीज़ को ढूंढेगा और उसको हटा देगा, ठीक है। तो वो जो हमारे पास स्ट्रिंग थी ना 30% वाली, ठीक है, वो कैसी हो जाएगी, वो हो जाएगी कुछ इस तरह की 30, सही है। अब जब ये 30 हो जाएगी तो अब मैं क्या करवा सकता हूँ, मैंने यहाँ पे लगाया उस पर प्लस का साइन, और प्लस का साइन लगाने के बाद ये क्या हुआ, ये कन्वर्ट हो गया 30 के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या कहा, मैंने कहा जो भी विड्थ के अंदर जो भी वैल्यू आई थी, जो उसका 30 आंसर आया था, वो यहाँ पे मैंने विड्थ में रखवाया। और जो स्टाइल डॉट विड्थ है उसको मैंने क्या कहा कि आप जो भी करंट विड्थ की वैल्यू है, फॉर एग्जांपल अगर विड्थ के अंदर 30 रखा हुआ है तो ये क्या करेगा 30, ठीक है, प्लस 10, तो क्या हो गया आंसर हमारे पास हो गया 40, ठीक है। और 40 के अंदर यहाँ पे इसने क्या किया, आगे उसने कॉन्केटिनेशन करवाई परसेंटेज की, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 40% स्ट्रिंग वाला, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू जो है वो मैंने विड्थ के अंदर रखवा दी, तो वो जो पहले विथ 30% थी वो क्या हो गई, इंक्रीज़ होके 40% हो गई। ये चीज़ क्लियर है सबको? रिप्लेस स्ट्रिंग का एक फंक्शन है, स्ट्रिंग के अंदर फंक्शन होता है, आपको स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी रिप्लेस करवाना है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कहते हैं, डॉट रिप्लेस का मेथड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ पे कोई स्ट्रिंग है, एक लेट बना ले, तो आप लेट डेटा, ठीक है, इक्वल्स टू स्ट्रिंग बना ले दो, ठीक है। और इसके अंदर लिखा हुआ है हेलो इसहाक, ठीक है। अब यहाँ पे आप यहाँ पे इसको अगर चेंज करवाना चाह रहे हो, आप यहाँ पे हेलो को चेंज करवाना चाह रहे हो वेलकम से, तो आप क्या कहोगे, डेटा डॉट रिप्लेस, ठीक है। किस चीज़ को रिप्लेस करवाना है आपने, रिप्लेस करवाना है आपने हेलो को किस चीज़ से, आपने रिप्लेस करवाना है। अगर आप एम्प्टी स्ट्रिंग दे देते हो ना तो ये पूरा रिमूव कर देगा, हेलो को गायब कर देगा, ठीक है। जैसे अगर मैं अभी इसको करता हूँ ना तो ये देखो सिर्फ इसहाक रह गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे हेलो को रिप्लेस करवाना चाह रहा हूँ वेलकम से, तो मैं यहाँ पे सेकंड उसके अंदर उसको वेलकम दे दूँगा, तो ये हो गया वेलकम इसहाक, ठीक है। तो देख रहे हो हमारी स्ट्रिंग जो है वो चेंज हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने उसको डॉट रिप्लेस करवा के उसको यूज़ किया परसेंटेज को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए उसमें से। अच्छा, अब हम एक और इस तरह की एक एग्जांपल देख रहे थे, ये जो हम सेट इंटरवल होता है हमारे पास, अच्छा सेट इंटरवल के साथ साथ ना हमारे पास एक सेट टाइम आउट भी होता है। सेट टाइम आउट क्या करेगा, उतने टाइम के बाद एक बार चलाएगा, बस बार बार नहीं चलाएगा। तो सेट टाइम आउट जो है ना, ये भी आप लाजमी गूगल कर लीजिएगा अगर आपको नहीं पता है सेट टाइम आउट के बारे में, ठीक है। तो इंटरवल, सेट टाइम आउट ये अक्सर यूज़ होते रहते हैं। अच्छा, अब इसी तरीके से मेरे पास क्या कहते हैं, इस पूरे को मैं कर रहा हूँ कॉमेंट। अच्छा, अब मैं काम क्या करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये जो मेरे पास बॉडी है ना, ठीक है, इस बॉडी पे काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरे पास, या बल्कि मैं काम करता हूँ बॉडी नहीं बल्कि एक और पैराग्राफ बना लेते हैं, या एक काम करते हैं ना, माई पैरा को ही यूज़ कर लेते हैं, हमारे पास बना हुआ तो है, ठीक है। इसी को यूज़ कर लेते हैं, इसको गेट करवाएंगे हम, एलिमेंट बाय आईडी से करवाओ, क्यूरी सिलेक्टर से करवाओ, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, दोनों सेम काम करेंगे। गेट एलिमेंट बाय आईडी हमने करवा लिया माई पैरा को, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो माई पैरा है इसका बैकग्राउंड कलर और इसका जो कलर है वो हमारे पास हर एक सेकंड में चेंज हो, ठीक है। वो कैसे कर सकते हैं हम, सेट इंटरवल, बहुत आसान है, ठीक है, सेट टाइम आउट नहीं इंटरवल, ठीक है, सेट इंटरवल, और इसमें हम रख देंगे एक फंक्शन, और फंक्शन को हम क्या कर देंगे,
यहाँ पे इस फंक्शन को मैं कर दूँगा, फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ इसको कि ये हर 500 मिली सेकेंड्स पे चले, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँगा, मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे कि अच्छा इसके अंदर मैं ना कुछ डेटा भी रखवा देता हूँ। डेटा हम इस तरीके से रखवा सकते हैं, ठीक है। डेटा यहाँ पे रखवा देते हैं इनर HTML वाला, और बाकी वाला जो काम है वो सारा इसमें आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब हर बार मुझे इसका क्या करना है, इन दोनों का यानी कलर जो है वो चेंज करवाना है, ठीक है। अब इन दोनों को कलर देने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे कोई ना कोई एक कलर का कोड चाहिए होगा, ठीक है। वो कलर का कोड मैं कैसे अपने पास कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कर सकता हूँ फॉर एग्जांपल मैथ जो होता है हमारे पास, फॉर एग्जांपल मैंने कहा लेट कलर 1 इक्वल्स टू, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको कह दिया मैथ, क्या हो गया सॉरी, तो मैथ डॉट रैंडम, ठीक है। तो ये मुझे आपको पता है कि 0 से लेके 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू देता है काफ़ी लंबी, ठीक है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँ क्या कहते हैं किससे, हमें टोटल कितना बड़ा इंटीजर चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा फॉर एग्जांपल 10 0 100 और मुझे चाहिए होगा 1 लाख, क्योंकि 6 नंबर्स हमें चाहिए होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको जो एक्चुअल वैल्यू दे रहा हूँ वो 1 लाख दे रहा हूँ, ठीक है। और ये करने के बाद इस पूरे को मैं क्या करूँगा, इसको मैं करवा लूँगा मैथ डॉट राउंड, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो है वो मेरे राउंड ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और बिल्कुल सेम इसी तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, एक और कलर 2 भी बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये दोबारा मैथ डॉट रैंडम करके एक नया कलर मेरे का कोड बना देगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जब 0 0 आ रहा है, 0 0 0 की जगह हैश के आगे मैं प्लस कॉन्केटिनेट करवा दूंगा किसको, कलर 1 को, और यहाँ पे मैं कॉन्केटिनेट करवा दूंगा हैश के आगे प्लस लगा के कलर 2 को। अब देखते हैं क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, हमारे पास कलर शायद सही नहीं जा रहा, ठीक है, बल्कि कलर जा तो रहा है, ठीक है। देख रहे हो हर बार ये नया कलर कोड बना रहा है। और क्या कलर कोड बना रहा है हम देखना चाह रहे हैं यहाँ पे। हमने कोई गलती तो नहीं की है, हमने कलर 1 कलर 2 बताया, हैश ठीक है, पैरा स्टाइल डॉट ठीक है, सब सही बनाया हमने। अच्छा हम एक काम ये भी करते हैं, हमारे पास ये जो कलर कोड्स बन रहे हैं ना, हम इनको कंसोल भी करवा लेते हैं ताकि हमें भी पता चले कि कौन सा कलर कोड बना है अभी, ठीक है। कलर नहीं होगा, ये होगा कंसोल डॉट लॉग कलर 1 और कलर 2। और यहाँ पे हम इसको रीलोड करते हैं, कंसोल के अंदर देख लेते हैं हमारे पास। अच्छा कभी कलर हमारे पास कुछ बहुत बड़े बन रहे हैं और कुछ बहुत छोटे बन रहे हैं, ठीक है। अच्छा वो उसकी वजह क्या है, ये जो बहुत छोटे बन रहे हैं उसकी वजह से, इसकी वजह से ये हमारे पास अप्लाई नहीं हो पा रहा, ठीक है। एक तो ये नहीं हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे इसको जो एक्चुअल वैल्यू सबसे ज़्यादा बन रही है वो बन रही है सिर्फ 5 डिजिट्स की, ठीक है। और इसमें हम ये करते हैं, हम इसमें यहाँ पे मैथ डॉट राउंड की जगह हम इसको कर लेते हैं मैथ डॉट 2 फिक्स्ड। नहीं, यहाँ पे हम इसको वैसे ही रहने देते हैं मैथ डॉट राउंड, और इसमें एक 0 ऐड करते हैं। अभी देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यू सही आ रही हैं, लेकिन कभी कभी हमारे पास जा रही हैं क्योंकि वो राउंड जो कर रहा है ना, राउंड करने के टाइम पे उसको जो वैल्यू होती है वो राउंड अप होके वो शायद उसमें होता है कि उसमें कोई मसला हो रहा हो, ठीक है। तो खैर ये है कि अभी कोड हमारे पास चल रहा है हर बार, और एक नया कलर वो जनरेट करवा रहा है और उसको वहाँ पे सेट भी करवा रहा है, ठीक है। या हम एक काम ये भी करते हैं कि हम सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज करवाते हैं और जो टेक्स्ट कलर है वो हमारा वाइट ही रहेगा या ब्लैक रहेगा, ठीक है। अब क्या हुआ है, ये कह रहा है कलर 2, ओके, यहाँ पे हमने कलर 2 को एक्सेस किया हुआ है। हम इसको रीलोड कराते हैं और अब सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज होगा, जो टेक्स्ट कलर है वो हमारा सेम वैसे ही रहेगा। तो ये भी हम कर सकते हैं। खैर आप इसको देख लीजिएगा, इस एग्जाम्पल को और एक्सप्लोर कर लीजिएगा। इसके अंदर आप ये भी करा सकते हो कि आप कोई हेक्साडेसिमल वैल्यू बना लो, यानी ABCD भी तो होता है ना इसके अंदर, A से लेके F तक की कोई वैल्यू होती है, ठीक है। और
क्या कहते हैं, तो आप देख लेना उसको, ठीक है। जो हमारी जो क्या कहते हैं वो वाली होती है, क्या कहते हैं हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ आप कैसे बना सकते हो, ठीक है। बल्कि हम एक काम करते हैं ना, हम जल्दी से कोई देख लेते हैं। अच्छा, आपको भी अगर इस तरह की कोई चीज़ चाहिए ना, आप क्या कर सकते हो, जनरेट CSS कलर बाय जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। और यहाँ पे हाउ टू जनरेट अ रैंडम कलर इन जावा स्क्रिप्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आगे हमारे पास और ये आ गया रैंडम कलर, ठीक है। बस ये आप उठा लो इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे इसको इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर लो, यहाँ पे भी रख दो और यहाँ पे भी रख दो, ठीक है। यहाँ पे इसको हम चला लेते हैं और इसको रीलोड कर लेते हैं। अब देखो सही है, अब हमारे पास जो कलर कोड है वो हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ में बन रहा है, ठीक है। तो अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने क्या काम करवाया, इसको कैसे जनरेट करवाया, एक तो इन्होंने क्या कहते हैं कोई मैट डॉट रैंडम, अच्छा इसमें जो इन्होंने टू स्ट्रिंग कर दिया उसको, इसकी वजह से वो वैल्यू हो गई, ठीक है। अच्छा, आप देख लेना ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कौन सा काम क्या कर रहा होता है। डॉट टू स्ट्रिंग 16 करके इन्होंने 16 बिट के ऊपर उसको कवर करवाया, तो हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ बनवा रहे हैं यहाँ पे, उससे बन जाती है, ठीक है। आप देख लेना इसको, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। और अच्छा, ये चीज़ सारी क्लियर है। जो हम कलर कोड जो चेंज कराना है ना, जो हमने बनाया है कोड, इसको अभी छोड़ दो, ठीक है। इसको आप घर पे जाके देख लेना, ये चीज़ समझ में आ जाएगी। जो मैंने बनाया था वो वाला तरीका भी सही था, लेकिन उसमें ये है कि हमारे पास थोड़े से कलर रेंजेस कम हो रही थी। यहाँ पे हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ हो गई हैं तो कलर रेंजेस बढ़ गई हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वाली चीज़ किस किस को समझ में आई कि हमने क्या किया, इंटरवल के अंदर जो हमने बैकग्राउंड कलर वगैरह जो हमने चेंज करवाए हैं, वेरिएबल का नाम स्मॉल और कैपिटल में क्यों करते हैं, मतलब आप कैमल केस की बात करो। कैमल केस वाली जो क्लास है ना, ये मैंने आपको हमारी पहली क्लास के अंदर मैंने बताया था कैमल केस वगैरह का कॉन्सेप्ट ना, तो आप पहली क्लास देख लेना, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी लोगों को क्लियर है। डॉम जो है ये बड़े मज़े की चीज़ है, इसके अंदर जो मैनिपुलेशंस वगैरह होती हैं आप इसको देखो, एक्सप्लोर करो, ठीक है। काफ़ी जो है वो क्या कहते हैं मज़ेदार चीज़ें डॉम के अंदर। हमने जब तक जो भी कोड बनाया है वो मैं गिट के ऊपर रख रहा हूँ, ठीक है। गिटहब के ऊपर आपको जो रेपोजिटरी की लिंक है वो आपको क्या कहते हैं जो यूट्यूब की वीडियोस होती हैं वहाँ पे भी मैं डिस्क्रिप्शन में रख देता हूँ। और क्या कहते हैं ये जो फेसबुक वाली जो है वो तो हम क्या कहते हैं वैसे भी हमारे पास जो है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर वो भी हमारे पास रखी हुई होती हैं। तो जो आप लोग जो है एक चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ, वो ये कि एक तो ये कि जो आप अभी हम लोगों ने रिसेंटली जो है ना, हम लोगों ने आपको पता होगा कि ग्रुप से बहुत सारे लोगों को हमने फ़िल्टर आउट किया था, यानी जिन लोगों ने असाइनमेंट नहीं सबमिट कराया था या जिन लोगों ने अपना नंबर ठीक नहीं दिया था उनको हमने फ़िल्टर आउट किया था, ठीक है। अब ये ना हमारे लिए, मैं चाह रहा हूँ एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना, तो हमारे लिए ना बड़ा एक सर का दर्द था कि यार ये वाला काम जो है वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो उस काम को करने के लिए हमने क्या किया, मैंने एक स्क्रिप्ट बनाई, क्योंकि बहुत सारे लोग थे हमारे पास, तकरीबन 3-4 हज़ार लोगों का डेटा था। तो एक स्क्रिप्ट बनाई जावास्क्रिप्ट की, और जावास्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट के ज़रिए फिर हमने क्या किया, उसको उन जितने भी लोग जिन लोगों ने असाइनमेंट नहीं बनाया था उनकी एक लिस्ट बना के उनको कर दी, ठीक है। तो अगर आपको ऑलरेडी थोड़ा सा नोट का आइडिया है तो आपके लिए आप जो है वो ये वाली स्क्रिप्ट सही रहेगी, बताना आपको। यहाँ पे आपकी मेरी जो रेपोज़ हैं, मैंने उस रेपो को पब्लिक कर दिया सिर्फ इसलिए ताकि आप तमाम लोग उसको देख सको। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे मैंने रेपो बनाई है रेपोजिटरीज़ के नाम से, और ये आ गया व्हाट्सएप पार्टिसिपेंट्स फ़िल्टर। तो ये एक स्क्रिप्ट बनाई थी मैंने, इस app.js के अंदर यहाँ पे काम हो रहा है नोट के ज़रिए। यहाँ पे स्टेप्स वगैरह लिखे हैं, आप किस तरीके से उसको चला सकते हो। तो व्हाट्सएप का ना मतलब क्या कहते हैं, एक हमारे पास प्लगइन होता है, उसको मैंने यूज़ किया व्हाट्सएप web.js के नाम से, और थर्ड पार्टी प्लगइन है, व्हाट्सएप का ऑफिशियल नहीं है। तो उसमें मैंने QR कोड वगैरह यहाँ से जनरेट करवाया ताकि लॉगिन कर सकें। व्हाट्सएप पे लॉगिन होगा आपके पास CMD पे, और लॉगिन होने के बाद जब वो रेडी हो जाएगा तो ये क्या करेगा, जो
जितनी भी मेरी व्हाट्सएप की चैट्स होती हैं सारी चैट को लेकर आएगा, और उसमें से जो भी मैंने यहाँ पे नाम उसको पास किया होगा, माई ग्रुप नेम, जो कि आप package.json से पास करते हो। अगर आपको नोट पता है तो आपको शायद समझ में आ जाए ये तमाम चीज़ें। और क्या कहते हैं, उसके बाद फिर आप क्या कहते हैं, यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें से मैंने कहा कि जो जो रिमूव करने हैं उनका एक एम्प्टी एरे बना लिया, और यहाँ पे मैंने इफ़ की कंडीशन चलाई कि अगर उस यूज़र का जो अगर एरे के अंदर ढूंढो, अगर वो चीज़ -1 है, ठीक है, एरे के अंदर आप जब भी इंडेक्स ऑफ कराते हो और वो चीज़ आपको नहीं मिलती तो उसका इंडेक्स जो है वो आपको -1 मिलता है, ठीक है। तो अगर आपको वो -1 मिल रहा है तो फिर क्या होगा, यानी अगर वो उस एरे के अंदर जो जिनको मैंने रखना है उसके अंदर उस यूज़र का नाम अगर नहीं है, यानी उसका नंबर नहीं है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे उसको पार्टिसिपेंट्स डॉट पुश, यहाँ पे पहले एक कंडीशन लगेगी कि एडमिन को नहीं रखो, खाली एडमिन के अलावा जो नॉर्मल यूज़र्स हैं उनको, और जो उसकी जो भी आईडी है उसको वहाँ पे मैंने पुश करवा दिया, ठीक है। तो इसने क्या किया, एक एरे बनाता गया, एरे के अंदर सारे यूज़र्स को रखता गया जिन जिन लोगों ने असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाया था। और जब ये सारा काम चल गया तो उसके बाद इसने क्या कहा, माई ग्रुप डॉट रिमूव पार्टिसिपेंट्स करके, और पार्टिसिपेंट जितने भी तो उन तमाम को रिमूव करवा दिया। तो ये वाला काम हमने इस तरीके से किया था, ठीक है। तो वो काम जो हम तकरीबन जो फ़िल्टरिंग के लिए हम करते थे, वो अगर हम किसी बंदे को बिठाते तो ये काम जो है वो तकरीबन उसको 1 दिन लग जाता, खाली व्हाट्सएप ग्रुप जो है ना वो बैठ के उसमें यूज़र को निकालने में, फ़िल्टर करने में। तो मैंने एक छोटी सी ये स्क्रिप्ट बनाई, और इस स्क्रिप्ट को बनाने में मुझे मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगे थे, और ये 15 मिनट के अंदर अंदर हमने ये काम कर लिया। तो participants.json फाइल है हमारे पास, इसके अंदर आप यूज़र के जो भी फ़ोन नंबर्स होते हैं वो रखोगे 92 की फॉर्म में, और यहाँ पे मैंने जो रीडमी फाइल है इसके अंदर मैंने उसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन एक्सप्लेन कर दी है। अगर आपको आता है तो कर लो, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ ये है कि जो जिसका भी मैंने प्लगइन यूज़ किया वो कह रहा है कि आई कैन नॉट गारंटी दैट यू विल नॉट बी ब्लॉक्ड बाय दिस मेथड, ऑल्सो दिस हैज़ वर्क फॉर मी, व्हाट्सएप डज़ नॉट अलाउ बॉट्स और अनऑफिशियल क्लाइंट्स, ठीक है। तो वो व्हाट्सएप ऑटोमेशन वगैरह अलाउ नहीं कर रहा होता, इस वजह से वो कह रहा है कि भाई वार्निंग है, हो सकता है आपका अकाउंट व्हाट्सएप का ब्लॉक हो जाए। तो खैर इस तरह का कोई सीन हुआ नहीं, तो हमने भी चलाया इसको। तो खैर यहाँ पे ये क्या करेगा, ये क्लोन आप रेपो करेगा, npm इंस्टॉल आप चला दोगे अपने उसमें, और 92 की फॉर्मेट के अंदर participants.json की फ़ाइल है उसमें आप एंट्री करोगे कॉमा लगा के, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक्चुअली जो आपके पास package.json फाइल होगी, यहाँ पे आप अपने ग्रुप का नाम लिख दोगे, यानी ये यहाँ पे आपके पास ये जो ग्रुप नेम के अंदर माई ग्रुप लिखा हुआ है ना, इसमें किसी भी अगर आपका ग्रुप है उस ग्रुप का जो नाम है वो आप रखोगे, और उससे फिर आप वो स्क्रिप्ट चला के वो काम ज़्यादा फ़िल्टर कर सकते हो। तो ये एक अच्छा हमें तरीका मिल गया। हमें अक्सर जो है वो अपने क्या कहते हैं स्टूडेंट्स को फ़िल्टर आउट करना पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो लोग काम नहीं कर रहे होते उनको हम कोर्स में नहीं रख रहे होते, तो उनको कोर्स से निकाल देते हैं। उन तमाम लोगों के लिए फिर हमने अब ये स्क्रिप्ट बना ली है। तो अब ये किया करेंगे हम, जो भी असाइनमेंट नहीं बनाया करेगा उन तमाम लोगों के क्या कहते हैं जो नाम होंगे वो सारे के सारे एक लिस्ट में बना के उसके ऊपर ये स्क्रिप्ट हम चला देंगे, तो वो तमाम लोग जो हैं वो ग्रुप से रिमूव हो जाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों को मैंने ऑडियो चलाई थी कि ग्रुप के अंदर जो असाइनमेंट फॉर्म आपका है उस फॉर्म के अंदर आप वही नंबर रखें जो कि आप ग्रुप में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप कोई और नंबर यूज़ कर रहे हैं, और अक्सर लोगों ने ये गलती की क्योंकि आप इंस्ट्रक्शंस ठीक से फॉलो तो करते हैं नहीं, तो उन लोगों ने फिर यही गलती की कि वो नंबर कोई और साथ ग्रुप में चल रहा था वो रख दिया, और बाद में जब रिमूव हो गए तो फिर जो है ना क्या कहते हैं फिर मैसेजेस करने लगे। तो आप अब से जितने भी असाइनमेंट्स आप लोग सबमिट करवाएंगे उसमें आपने वही वाला अपना फ़ोन नंबर एंटर करना है जो कि आपका ग्रुप के अंदर है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो मैं आपसे क्या कहते हैं शेयर करना चाह रहा था। इस तरह की छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना ये आप खुद भी अपने लिए क्या कहते हैं बनाते रहोगे अगर आपको अच्छी जावास्क्रिप्ट आती है तो, ठीक है भाई। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और इंशाल्लाह अच्छा इसके अलावा आज की क्लास के अंदर मैं आपको एक चीज़ बस बताना चाह रहा हूँ कि जैसे हमारे पास लेट होता है ना, इसी तरह से अब तक हम सारा काम लेट के ऊपर कर रहे हैं, तो कोई भी आप लेट के हिसाब से आप अगर बताते हो डेटा, ये गुस्सा कितने उन्हीं लोगों को आ रहा है जिनको हमने रिमूव कर दिया ग्रुप से। अच्छा तो ये जो क्या कहते हैं डेटा आप लेट बनाते हो ना ASDF, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास एक और चीज़ होती है वेरिएबल्स बनाने के लिए, अगर आपको नहीं पता तो वो होती है कांस्टेंट, ठीक है। कॉन्स्ट उसके ज़रिए भी आप फॉर एग्जांपल कोई भी डेटा बना सकते हो, ठीक है। डेटा यहाँ पे आप करोगे डेट कैन चेंज, ठीक है। अब ये जो मैंने लेट के अंदर बनाया है इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, बनाने के बाद इसके अंदर कोई भी चेंज यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये डेटा मैं यहाँ पे
रख सकता हूँ, ठीक है, ये मुझे अलाउ नहीं करेगा। लेकिन जब आप कांस्टेंट बनाओगे तो कांस्टेंट भी एक वेरिएबल होता है, बस इस वेरिएबल के अंदर एक फ़र्क ये होता है कि ये आपने एक बार इसके अंदर जो वैल्यू डाली ना, अब वो वही रहेगी, आप उसमें बाद में उस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। ये जो है वो सिर्फ क्या कहते हैं, एक रीड ओनली बनता है, ठीक है, मतलब आप इसमें कुछ भी अपडेट नहीं कर सकते। तो इसमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका मैं बना रहा हूँ डेटा दैट कैन नॉट बी चेंज, ठीक है। और यहाँ पे हम जो भी वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल, ठीक है। और यहाँ पे अब अगर मैं इसको अगर चेंज करने की कभी भी कोशिश करूँ तो ये मुझे उसको इक्वल्स टू लगाते ही मुझे एरर देना शुरू कर देगा, ठीक है। और अगर जैसी अगर आप यहाँ पे अगर इसको स्क्रिप्ट को चला भी दो, अगर ये VS कोड में आपको एरर नहीं देता तो ये देखो यहाँ पे असाइनमेंट आपको जावास्क्रिप्ट में एरर आएगा, ठीक है। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत यूज़फुल होता है। अगर आपके पास कोई भी ऐसा डेटा है जो कि आप नहीं चाह रहे हो, बाद में आपको पता है कि ये चेंज नहीं होने वाला, जैसे कि आपने यहाँ पे ये लेट माई पैराग्राफ आपने बनाया था, ठीक है। तो ये जो लेट है ना, ये लेट बेसिकली आपके पास लेट की जगह ये क्या हो सकता है, कांस्टेंट, क्योंकि आप इसको कभी भी चेंज नहीं करना चाहोगे, ठीक है। आप इसके अंदर डॉट करके जो भी काम करना चाहो वो कर सकते हो, लेकिन आप इसमें चेंज नहीं करवाओगे, अपडेट नहीं करवाओगे। इसलिए यहाँ पे इस जगह पे इसको कांस्टेंट रखना बेहतर है, ठीक है, ताकि आप सिर्फ इसमें काम परफॉर्म कराओ। ये इसलिए बेहतर है आपके पास जो कांस्टेंट होता है कि हम जो है क्या कहते हैं, कभी कभार एक्सीडेंटली किसी वेरिएबल के अंदर डेटा ओवरराइड करा देते हैं और उसकी वजह से हमारे पास बग्स आते हैं, ठीक है। इस वजह से हम कोशिश ये करते हैं कि वेरिएबल्स के अंदर कांस्टेंट को यूज़ करें, ठीक है भाई। यहाँ तक आज की क्लास थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। तब इंशाल्लाह फिर हम आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।